दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी किन्नर। सुबह अब दोपहर में बदल चुकी थी। मेरी दाईं खिड़की से आती हुई धूप अब बाईं वाली खिड़की की सलाखों से झांक रही थी और आंगन में डाले दाने चुगते कबूतरों का शोर कम होता जा रहा था। लेकिन इस कमरे के अंदर सब कुछ जैसे ठहरा हुआ था। मेरी आबनूसी मेज पर मुवक्किल के केस की फाइल सुबह से उसी पेज पर खुली हुई थी। मुझे इंडियन पीनल कोड की एक किताब बुक शेल्फ से लेनी थी, लेकिन मैं अपनी कुर्सी से उठकर वहां तक जाना नहीं चाहता था, क्योंकि तब मुझे बाहर कुर्सी पर बैठे भुवन का सामना करना पड़ता। वो जो मेरे आने से पहले से ही इसी तरह सर झुकाए बैठा हुआ था। मैं उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता था, लेकिन मेरी नजरें फाइल से ज्यादा उसके उदास चेहरे पर पड़ रही थीं। मैं उसे डांटना चाहता था, एक थप्पड़ लगाना चाहता था, फिर प्यार से उसका माथा चूम लेना चाहता था, लेकिन फिर मैं खुद पर काबू कर लेता। भुवन का मुझसे खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी वो मेरा बेटा था। मैं उसका कोई नहीं था, फिर भी वो मुझको माँ कहता था। ज्यादा बेचैनी महसूस हुई तो उसकी ओर पीठ करके मैं उठकर खड़ा हो गया। तभी फिर से उसकी धीमी आवाज आई, सॉरी माँ, प्लीज घर चलो, काजल भी आपसे मिलना चाहती है। काले कोट की जेब में मेरे हाथों की मुट्ठियां भिज गईं। अंदर बहुत कुछ खौलने लगा था, जिसको रोकने के लिए मेरे जबड़े कसे जा रहे थे। उसकी आवाज आज वैसी ही मीठी थी, लेकिन उसमें वो लाड़, वो मासूम जिद, वो हक नहीं था। बस सोचे समझे शब्द थे। रातों रात उसके लिए घर के मायने बदल गए थे। माँ शब्द के मायने बदल गए थे। मेरे मन में आया कि पूछूं, उस वक्त क्यों नहीं पुकारा था मुझको, जब तू नौशा बना अपनी काजल के बगल में सजी हुई कुर्सी पे बैठा था। जानता था ना कि उस शामियाने में लटकती लड़ियों के पीछे कहीं मैं तुम दोनों के लिए दुआएं कर रहा था। जब दूल्हे की माँ को आवाज लगी थी तो तूने देखा था ना कि मैं आगे बढ़ा था। जब पीछे से बाह जकड़कर किसी ने मुझको घुड़का था, ए किन्नर, नेग लेने बाद में आना, तब तूने क्यों नहीं कहा कि ये किन्नर, ये माँ है मेरी, इनको आने दो। तब वो चुप था और अब मैं। होश संभालने के बाद से मैं भावनाओं पर काबू ही तो करता आया था, लेकिन आज शायद बांध टूटने को था। उसे माफ करना या ना करना, ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। वर्तमान से पीठ फेरी तो अतीत मेरे सामने आ गया। बचपन की धुंधली यादों से निकलकर जो तस्वीरें मेरे जहन में साफ उभर रही थीं, उनमें ठाकुर द्वारा था, तुलसी चौरा था। चौड़े लाल पाड़े की धोती पहने, बड़ी सी बिंदी लगाए, जलते दीपक के आगे सर नवाती अम्मा थीं, और आंगन के उस पार बैठक में बैठे बाबा थे। उनका वकीलों वाला काला कोट और चमचमाते जूते मुझको अपनी तरफ बेतरह खींचते थे। मैं हमेशा इस ताक में रहता कि कब वो कोर्ट से वापस आकर हाथ पैर धोने की तैयारी करें और कब मैं उनका कोट और जूते पहन सकूं। और ऐसा मैं तब तक करता रहा जब तक उनका कोट, जो पहले जमीन पर लिथड़ता था, वो मेरे घुटनों तक आने लगा। मेरे पास एक लाल रंग की तिपहिया साइकिल थी, जिसके हैंडल पर गोल गोल चमकीली घंटी लगी थी। आंगन में चक्कर लगाते हुए मैं जब अपने अंगूठे को पूरी ताकत से दबाता तो पूरे घर में ट्रिंग ट्रिंग गूंजती। तब दिल करता कि मैं बाहर सड़क पर निकल जाऊं और सबको अपनी घंटी की आवाज सुनाऊं। पर यहीं आकर मेरा घर जेल बन जाता था। अंदर मैं चाहे जो कुछ करूं, लेकिन बाहर जाने की मुझको इजाजत नहीं थी। मैं मचलता, पैर पटकता, पर तब अम्मा मुझको कोई कहानी सुनाने लगती या बाबा कोई खिलौना ले आते और मैं सब भूल भाल जाता। 8-9 साल का होते होते मैं समझने लगा था कि कोई तो बात जरूर है। अम्मा बाबा को मुझे लेकर कोई डर था। वो मुझको सबसे छिपाते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरे लिए अम्मा के व्रत, उपवास, मनौतियां भी बढ़ते चले जा रहे थे। अपने हजारों सवाल लेकर मैं अम्मा की जान खाने पहुंचता तो वो हमेशा पूजा घर में रखी अर्धनारीश्वर की तस्वीर के आगे सर झुका देती। उसमें आधे शिव और आधे पार्वती बने होते हैं।
फिर वो न जाने क्या क्या बताती चली जाती कि ईश्वर का यही रूप संपूर्ण है, अपने में पूरा है, क्योंकि इनमें स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं। दुनिया की पूरी ताकत उन्हीं में है। फिर मैं भागकर बाबा के पास जाता तो वो मुझे अपने से चिपटा लेते, चुपचाप मेरे सर पर हाथ फेरते रहते। फिर पूछते, पहले ये बता, परीक्षा की तैयारी हो रही है ना? और मेरी आंखें चमक उठती। पढ़ने में मेरा बहुत मन लगता था। बाबा जैसा वकील बनना था ना, तब बाहर की दुनिया देखने से कौन रोक सकता था मुझको। बाबा घर में ही मुझे पढ़ाते। मैं 10वीं का प्राइवेट एग्जाम दे चुका था, लेकिन जिस दिन 10वीं का रिजल्ट आया, मेरे लिए सब कुछ बदल गया। अगली सुबह कोलाहल से मेरी आंखें खुली। मैं दौड़कर बाहर आया तो देखा अम्मा कोठरी की दीवार से सटकर खड़ी हैं। उनका चेहरा पीला पड़ा था और निगाहें बाहर टिकी हुई थी। बैठक से बाहर जाने वाला दरवाजा पहली बार खुला हुआ था। वहां बाबा खड़े थे और उनके सामने एक अच्छी खासी भीड़। मैंने अम्मा का कंधा छुआ। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। वो मुझे वापस कमरे में धकेलने की कोशिश करते हुए बुदबुदाई, किन्नर। उत्सुकता में आगे बढ़कर मैं बाबा के पीछे दरवाजे की आड़ में खड़ा होकर बाहर झांकने लगा। मोहल्ले की खिड़कियों से, झरोखों से लोग झांक रहे थे, जैसे कोई तमाशा देखने इकट्ठा हुए हों। उनकी आंखों में व्यंग था। मेरे लिए हमेशा की तरह माहौल था। साड़ी पहने, गजरा लगाए, गहरी लिपस्टिक लगाए ये जो लोग जो बाबा से बहस कर रहे थे, ये यकीनन औरत तो नहीं थे। देखो सेठ, तुमको भी पता है कि तुम्हारे बेटे की जगह यहां नहीं है। इसको अपनी बिरादरी में ही रहना होगा। उनमें से एक बोला, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? बेटा है वो मेरा। आप लोग प्लीज जाइए यहां से, यहां तमाशा मत कीजिए। घबराहट और शर्मिंदगी के मारे बाबा की आवाज कांप रही थी, लेकिन वो लोग नहीं गए। मैं जानता था कि मैं अलग था, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे खुद पर शर्म आई। शोर बढ़ता जा रहा था। मुझे लेने आए किन्नर अब बाबा को धमकियां देने लगे थे। उनकी बातों से यही लग रहा था कि वो मुझको अपने साथ ले जाके रहेंगे। मैं पत्थर की तरह बाहर हो रहा तमाशा देख रहा था, लेकिन लोगों के लिए तमाशा दरअसल मैं था। जिस पहचान को ढूंढने में लोगों की उम्र निकल जाती है, 14 साल की उम्र में मेरे माथे पर मेरी वही पहचान लिख दी गई थी, किन्नर। अब मैं सिर्फ किन्नर था और कुछ नहीं। घबराहट ज्यादा होने लगी तो मैं भागकर अंदर चला गया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, ये सोचकर कि शायद अब शोर शांत हो जाए। लेकिन शोर बढ़ता ही रहा। मैं आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं सचमुच अलग था। अम्मा बाबा से, अड़ोसी पड़ोसियों से मैं न औरत था और न आदमी। तो क्या मैं एक साथ दोनों ही था? क्या औरत या आदमी के खाके में फिट होना इतना जरूरी था? और अगर ऐसा ही था तो मेरे सपने उन जैसे नहीं होने चाहिए थे। मुझको उन्हीं की तरह खुशी और तकलीफ नहीं महसूस होनी चाहिए थी ना। मैंने तो उनको कभी किसी खांचे में ढालने का नहीं सोचा। फिर मैं जैसा था, जो था, वैसा ही सबको मंजूर क्यों नहीं था? जरूरी तो नहीं है ना कि सब एक जैसे हों। फिर मेरे लिए ही इतना जंजाल क्यों? अम्मा कहती थी कि मैं सबसे खास हूं, संपूर्ण हूं, इसलिए मुझको अपनी सहन शक्ति भी सबसे ज्यादा बढ़ानी होगी। उनकी बातों का मतलब उस दिन समझ में आया था। शाम रात में गहराती रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुझे लगा अम्मा होंगी। दरवाजा खोला तो सामने वही किन्नर खड़ा था जिसको सब दीदी माँ कह रहे थे। मैं गुस्से में दरवाजा बंद करने को हुआ तो उसने मेरा हाथ रोक लिया। बोली, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है लल्ला। हमारे साथ रहोगे तो कम से कम किन्नर बनोगे, यहां रहोगे तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि एक पल को लगा कि हम दोनों की तकलीफ साझा है। इसके बाद तो ये नियम ही बन गया। रोज सुबह 3-4 लोग आकर हमारे घर के सामने बैठ जाते और मुझे उन्हें सौंप देने के लिए कहते रहते।
अम्मा और बाबा बेबस दरवाजा बंद किए बैठे रहते। बाबा ने प्रैक्टिस करना भी छोड़ दिया था। बस इस तमाशे से मैं अब तंग आ गया था और मजाक का पात्र बनने की मेरी हिम्मत नहीं थी। एक दिन मैंने पूजा घर में टंगे फ्रेम से अम्मा के अर्धनारीश्वर की फोटो निकाली, उसे अपने कुछ और सामान के साथ एक झोले में डाला, उसे कस के चिपकाए, कांपते हाथों से दरवाजे की सांकल उतारी और आखिरी बार मुड़कर अपने घर को देखा। फिर लड़खड़ाते हुए सामने किन्नरों के डेरे की ओर बढ़ गया। घर छोड़ने के बाद पहले कुछ महीने मैं बहुत उदास रहा। किस्मत को भी कोसा, भगवान को कोसा, दुनिया को कोसा कि मुझको ऐसा क्यों बनाया। पर धीरे धीरे आदत हो गई। अपने आप से दूर भागने के बजाय मैंने अपनी पहचान को स्वीकार करना शुरू कर दिया। किन्नरों के डेरे में जब दादी माँ ने हंसकर पूछा कि तेरी उम्र तो ज्यादा है, बता तो गाना सीखेगा या बजाना? मैंने कहा मुझे पढ़ना है, वकील बनना है। अरे किन्नर भी भला वकालत करते हैं, टोले में से किसी ने कहा और सब हंसने लगे। पता नहीं क्यों मुझे ये हंसी उस दिन खली नहीं। शुरू में पढ़ने की बहुत मनाही थी, फिर थोड़ी बहुत रोक टोक, लेकिन कुछ सालों में मेरे परिवार ने मेरी जिद के आगे हार मान ली। अब मैं दिन में उनके साथ काम करता था और रात में पढ़ाई। उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में भुवन आया। पहली बार उसको देखा तो वो 2-2.5 साल का था। गली के बाहर कचरे के ढेर पर खेल रहा था। मैं उसे गोद में लेकर पूरे इलाके में उसके माँ बाप को ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं बता पाया। मजबूरी में मुझे उसको डेरे पे लाना पड़ा। पर यह किन्नर नहीं है मुन्ना, इसको हम अपने साथ नहीं रख सकते, दीदी माँ ने बच्चे को देखते ही कहा। मैं जानता था हम उसको साथ नहीं रख सकते थे। बस उसके माँ बाप के मिलने तक उसको डेरे में रखने के लिए दीदी माँ राजी हो गई। बच्चे को उनके हाथ में देकर मैं मुड़ा तो उसने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो बड़ी बड़ी भूरी आंखों और फूले हुए गालों वाला वो बच्चा मुस्कुरा दिया और अंगूठा चूसते हुए बोला, माँ। मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा। उसके माँ बाप का तो पता नहीं चला, लेकिन मैंने उसका नाम रख दिया भुवन। नेह के धागे भुवन और मुझको बांधते चले गए। वो मुझसे चिपका रहता और मैं वैसे ही उसका ध्यान रखने की कोशिश करता जैसे अम्मा मेरा रखा करती थी। वही कहानियां सुनाता, वैसे ही पैरों पर खड़ा करके चाऊ माऊ गाकर झूला झुलाता। उसे मेरे पेट पर उल्टा होकर ही नींद आती थी और उसके वैक्सीनेशन के वक्त उससे ज्यादा तेज मैं चिल्लाता था। मुझे लगने लगा था कि भुवन मेरा ही बेटा है और मैं उसकी माँ भी और पिता भी। इससे इतना दिल ना लगा मुन्ना। आज माँ कह रहा है एक दिन इसके लिए तू सिर्फ किन्नर बन जाएगा। दीदी माँ कहती थी तो मैं हंसकर उड़ा देता था। वक्त गुजरता गया। मैं वकालत पढ़ रहा था और भुवन स्कूल जाने लगा था। मेरे पास अब मेरा सपना भी था और परिवार भी, लेकिन मैं भूल ही गया था कि भुवन किन्नर नहीं था और मैं कभी उसका परिवार नहीं बन सकता था। जब तक भुवन छोटा था तब तक मैं ही उसकी जिंदगी था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ हमारे रिश्ते भी बदलते चले गए। उसकी जिंदगी के दायरे फैलते गए, मैं सिमटता चला गया। वो मेरे साथ बाहर आने जाने तक से कतराने लगा, लेकिन इससे मेरे प्यार में कोई अंतर नहीं पड़ा। तब भी नहीं जब उसने बताया कि उसने काजल के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। उल्टे मैं खुश ही हुआ। मैंने शहर के सबसे बड़े होटल में उनके लिए रिसेप्शन रखवाया। जितने जेवर कपड़े हो सकते थे काजल के लिए बनवा दिए। आखिर मेरे घर बहू आ रही थी। कब मिलूंगा, कब देखूंगा उसे, ये सोचकर दिल भरा आता था। रिसेप्शन की उस रात खंबे की आड़ में खड़ा मैं इंतजार कर रहा था कि बस अभी भुवन दौड़ता हुआ आएगा और उसी मासूमियत से मुझको काजल से मिलवाएगा। कहेगा, ये मेरी माँ, एक्चुअली माय फादर एंड मदर बोथ। लेकिन वहां खड़े खड़े मुझे काफी देर हो गई थी और फिर मेरा सब्र टूट गया। बेटे को गले लगाने की अकुलाहट अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तेजी से बढ़ते हुए मैं स्टेज पर पहुंचा ही था कि किन्नर कहकर
तभी खटाक की आवाज से चौंक कर मैं वर्तमान में वापस आ गया, यादों की दुनिया से वापस अपने उसी कमरे में। आंखों की नमी झपकते हुए मैंने देखा तेज हवा से अलमारी का पल्ला खुलकर दीवार से टकरा रहा है। मैं आगे बढ़ा और उसे बंद करते करते ठिठक गया। मेरी नजर अंदर ठहर के रह गई। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। झुके हुए कंधे अचानक तन गए। आज उस अलमारी के अंदर लगी अर्धनारीश्वर की वही तस्वीर देखकर अम्मा की कही बातें और उनके मायने समझ आ गए। हाँ, था मैं किन्नर, और ये पहचान ताकत थी मेरी, कमजोरी नहीं थी। मैं जानता हूं कि मैं अलग हूं, खास हूं, खुद में पूरा हूं। मैं भुवन को प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, पर उससे उम्मीदें क्यों पालूं कि वो मुझको हमेशा अपनी मां का दर्जा दे। आज नजरें झुकाए बैठा मेरा बेटा कहीं कल मेरी निगाहें झुका दे तो? नहीं, मैं रिश्तों को बोझ की तरह नहीं घसीट सकता। मेरी अपनी निगाहों में बहुत इज्जत है मेरी, और मैं किसी को अपनी खुददारी कुचलने नहीं दे सकता, अपने बेटे को भी नहीं। अब मुझे सुकून महसूस हो रहा था। मैंने कुर्सी पर बैठे भुवन को आखिरी बार देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर अलमारी का दरवाजा बंद किया और तेज कदमों से बाहर निकल आया, वैसे ही जैसे मुद्दतों पहले अपनी पहचान की तलाश में निकला था। आज मुझे अपनी वही पहचान बनाए रखनी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।